उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में वेतन की मांग करते हुए बरेली कॉलेज के अस्थायी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। बताते चलें, कर्मचारी कल्याण सेवा समिति बरेली कॉलेज के पदाधिकारियों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश राय को ज्ञापन दिया, जिसमें अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा ने बताया कि बरेली कॉलेज बरेली को राज्य व केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए, बरेली कॉलेज में दोषी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई, गबन धन का वसूला जाए, अस्थायी कर्मचारियों को विनियमितीकरण किया जाए। जब तक विनियमितीकरण नहीं होता है तब तक सेवा के आधार पर वेतन 20,000 प्रति माह दिया जाए। क्या नाम है आपको? जितेंद्र मिश्रा, किस संस्था से? अध्यक्ष कर्मचारी कल्याण सेवा समिति। क्या मांगे आज जो ज्ञापन देना है? देखिए, आज हमारी मांग, वैसे तो हमारा आंदोलन यहाँ लगातार चल रहा है 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के, जिसमें रिसीवर बैठाने की मांग थी, बरेली कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने की मांग थी, विनियमितीकरण की मांग थी, अस्थायी कर्मचारियों का वेतन 20,000 रुपये करने की मांग थी और छिटपुट छोटी छोटी मांगे हैं। लेकिन बरेली कॉलेज में वो उन आंदोलनों को लेकर के जो हमारे लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं, लगातार हम संघर्षरत हैं, आगे भी संघर्षरत रहेंगे, उसके उन मांगों को भी लेकर के। और एक अभी जो समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है, जिसमें यहाँ के सभी शिक्षक, सभी स्थायी कर्मचारी साथी, सब अस्थायी कर्मचारी साथी सभी प्रभावित हो रहे हैं। त्यौहार सिर पर है होली का, और अभी तक जनवरी माह का ही वेतन जो है हम लोगों का निर्गत नहीं हो पाया है। फरवरी का भी ड्यू होने जा रहा है, और हर वर्ष हम लोगों को त्यौहार पे जो है होली एडवांस के रूप में मिलता है। होली एडवांस के लिए भी कोई एप्लीकेशन, यहाँ कोई भी कागज़ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि जिसको जिम्मेदारी दी गई है एडीएम सिटी सर को, वो अभी तक पता नहीं क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यहाँ जब मिलते हैं, कई दफ़ा हम प्राचार्य जी से मिल चुके हैं, वे कह रहे हैं ये फाइल वहाँ गई हुई है, हो जाएगा वेतन। आज 20 तारीख हो गई, कर्मचारियों में लगातार आक्रोश है। लोग कह रहे हैं चूँकि अभी महाविद्यालय में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भी है और हम नहीं चाहते हैं किसी प्रकार की कोई बाधा खड़ी की जाए। ये जो प्रशासन है, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई बरेली कॉलेज बाकायदा चले सही तरीके से, उसमें कोई असुविधा ना हो, तो मेरा यही कहना है आपके माध्यम से जिलाधिकारी जी से तत्काल इन कर्मचारियों का वेतन जो है रिलीज कराया जाए। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय में कोई बड़ा आंदोलन करने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इस समय त्यौहार सिर पर है और हम लोगों को ये मजबूरी है। क्या तारीख हो गई आज 21 तारीख हो गई है, 21 तारीख हो गई है। ठीक है। सर जी, आज जो है कर्मचारी जो है समस्याओं को लेकर आए, कोई वेतन को लेकर, क्या इसका मामला है, क्या प्रतिक्रिया? वेतन क्या है कि पिछले 24 जनवरी को प्रबंध समिति भंग हुई, डीएम साहब प्रशासक नियुक्त किए गए, चार्ज का हैंडओवर हो चुका है, बट कुछ प्रशासनिक अड़चनों के चलते अभी तक वेतन में विलम्ब हुआ है। 10 दिन पहले मैंने बिल को साइन करके भेज दिया था कि हमारे शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन रिलीज किया जाए। उन्होंने एक्चुअली अपना पावर डेलीगेट कर दिया है एडीएम सिटी साहब को, और वाया आरएचओ कर दिया है कि एडीएम सिटी और आरएचओ मिल करके सारी समस्याओं के जो बरेली कॉलेज का प्रशासन है उसको देखेंगे। अब 4-5 दिन से बात ये हो रही थी कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। मैं इन सारी बातों पर भरोसा कर रहा था कि कोई व्यक्ति अगर बात कर रहा है तो उसकी बात पर विश्वास करें। मंडे का समय हमको मिला था कि मंडे तक सैलरी मिल जाएगी। कर्मचारी साथियों से मैंने यही कहा था कि आप लोग मंडे तक इंतजार कर लीजिए, नहीं तो फिर आगे का रास्ता हम लोग तय करेंगे। मंडे की रात बीती रात मेरी बड़ी भारी रही, क्योंकि वेतन मिला नहीं, होली भी आने वाला है, और मैं इसीलिए फरवरी का भी वेतन बनवा दिया, आज साइन करने जा रहा हूँ कि दोनों बिल एक साथ हमारा पास हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, 2-4 दिन का गैप पड़ेगा। अब रही बात, आज मैंने आरएचओ साहिबा का फ़ोन है, उन्होंने कहा भैया आपको थोड़ा लगना पड़ेगा। मैं तो कल डीएम साहब के यहाँ गई थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। 2 बार साथ गई थी, जैसा वो बता रही थी, और मैंने फाइल पुटअप करके रख दिया वहाँ पर। रही बात स्ववित्त पोषित शिक्षक और कर्मचारियों की फाइल, अकाउंटेंट, मंडलीय अकाउंटेंट हैं परशुराम ओझा जी, उनके पास गया। उन्होंने कल फाइल को वापस करा दिया कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, कोई लिखित डीएम साहब के यहाँ से नहीं मिला है कि मैं इस पर साइन करूँगा कि नहीं करूँगा। आज हमारी उनकी बात हुई, हमने कहा कि फाइल को तो आपको लेना पड़ेगा, आप करें चाहे न करें, फाइल लीजिए। फिर मैंने एडीएम सिटी को फ़ोन करा, एडीएम सिटी साहब एक बार में फ़ोन नहीं उठा, दोबारा उन्होंने फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा कि मैं कैसे कर दूं, डीएम साहब ने हमको वेतन पर साइन करना है कि नहीं करना है, इसके लिए अथॉरिटेटिव लेटर नहीं दिया है, ऐसा एडीएम साहब ने कहा। दैन मैंने डीएम साहब को एक छोटा सा पत्र लिखा हूँ व्हाट्सएप पे, डीएम साहब ने उसका तुरंत संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद 10 मिनट के अंदर एडीएम साहब का फ़ोन आता है मेरे पर कि आज आपको वेतन मिल जाएगा। हमने कहा ध्यान रखिएगा एडीएम साहब, हमारे सभी कर्मचारी हमारे हैं, तो रेगुलर हो और स्ववित्त पोषित हो, सबका वेतन आज मिल जाना चाहिए।
तो उन्होंने कहा कि आज शाम तक, मैंने कहा कि आज हमारे कर्मचारी हमको घेराव करने आ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूंगा? तो कहा कि आज किसी तरह झेल लो। हमने कहा तो ठीक है, इतनी तो मैं मना ही लूंगा, मान जाएंगे लोग कि आज झेल ले, लेकिन दोनों वेतन हमको आज शाम तक चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो क्या कार्रवाई की जाएगी? सर अभी होने तो दीजिए, हम निगेटिव क्यों सोचें। वहीं आपको बताते चले कि बरेली भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने गन्ने का मूल्य 450 क्विंटल बढ़ाने की मांग करते हुए किसानों को गन्ना बकाया नहीं मिला है। 5 सूत्रीय मांग को लेकर जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित अपर जिलाधिकारी नगर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने बताया कि 7 वर्षों में गन्ने का मूल्य मात्र 25 रुपए क्विंटल बढ़ा, जबकि लागत बराबर बढ़ रही है। सरकार कहती है किसान की आय दुगनी कर दी जाएगी, गलत है, लेकिन गन्ने का मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल ही घोषित किया जाए। मेरा नाम गजेंद्र सिंह, किस संगठन से आप? मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैतपुर से। जी, क्या मांगे हैं आज जो आप प्रशासन से प्राप्त किया है? हमारी मांग प्रशासन से, क्या शासन से है कि हमारे गन्ने का रेट घोषित किया अब जब फसल पूरी हो चुकी, और रेट भी वही रखा जो पहले वाला हम लोगों को उम्मीद थी कि सरकार रेट बढ़ाएगी, उसने बढ़ाने के बजाय वही रेट रखा। 7 साल में मात्र 25 रुपये बढ़ाए। 7 वर्षों में सरकार कहती है कि हमने आय दोगुनी कर दी, एवरेज यील्ड घटी, खर्चे बढ़े, डीजल का दाम बढ़ा, बिजली का दाम बढ़ा, लेबर बढ़ी, उसके बाद आय कहाँ से बढ़ जाएगी? आय तो घटी, किसान मरा जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हर जिले पे हमारा आज प्रदर्शन है। एक आवारा पशु, गवर्नमेंट ने ऐसी योजना दी है कि कोई अपनी खेत की तारबंदी भी नहीं करेगा। तारबंदी ना करने के कारण फसलें चौपट हो रही हैं, बिल्कुल किसान मर भी रहे हैं, घायल हो रहे हैं। सांड, आवारा पशु उन्हें मार रहे हैं। इसकी क्षतिपूर्ति किसानों को दिलवाई जाए, ये हमारी दूसरी मांग है। दूसरी प्रशासन से, जैसे अभी मीरगंज में घटना हुई है, वहाँ सिर्फ पर्चा 5 बटाया अभी, और वहाँ के सीओ ने, सीओ चकबंदी ने ये किया कि एक व्यक्ति को जमीन दे दी कि तुम इसे जोतो। विवाद और बढ़ गया। तहसीलदार महोदय ने लिख के दिया कि इसे एज इट इज रखो, उसके बावजूद भी सीओ नहीं मान रहा है। हम उसका विरोध करते हैं। ऐसी चीज़ों का हम कभी भी साथ नहीं देंगे। सरकार कह रही है किसानों की आज दुगनी करी जाएगी, तो गन्ने का जो आप बता रहे हैं कि पैसे रेट नहीं बढ़ा 7 साल में। 7 साल में सिर्फ 25 रुपये रेट बढ़ा, और उसमें भी भुगतान की व्यवस्था ये है कि कानूनी रूप से 14वें दिन भुगतान होना चाहिए, अन्यथा ब्याज देय होगा। वो ब्याज भी नहीं, ब्याज तो मिलता ही नहीं, गवर्नमेंट अपने स्तर से माफ कर देती है। पिछले वर्ष के पेमेंट अब तक हुए हैं। बहेड़ी चीनी मिल देख लीजिए आप, नवाबगंज चीनी मिल देख लीजिए, सिर्फ 2 चीनी मिले हैं, मीरगंज और फरीदपुर, ये लगभग ठीक पेमेंट कर रही हैं। बाकी सब चीनी मिलों में पेमेंट नहीं हो रहा। किसान परेशान है, किसानों पे कर्जा है, कर्जे का वो ब्याज ले रहे हैं, लेकिन हमारा पेमेंट नहीं दिलवा पा रहे हैं, जबकि गन्ना हमारा बंधक है गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट बताया कि हम यहाँ ले जाएं या यहाँ ले जाए। गन्ने का रेट भी बताओ। बहेड़ी चीनी मिल का अकेले कम से कम 200 करोड़ बकाया है इस साल का, लगभग 70-80 करोड़ इसका बकाया होगा। आप बोलिए। सबसे ज्यादा बकाया बहेड़ी चीनी मिल का है, दूसरे नंबर पे आती है नवाबगंज। सबसे ज्यादा भुगतान की स्थिति जो है केसर चीनी मिल बहेड़ी की खराब है, ज्यादा करोड़ बकाया है। शासन अधिकारी मंत्री कहते हैं कि गन्नों का भुगतान लगातार किए जा रहा है। ये साहब ऐसा कुछ नहीं है, धरातल पे आप देखेंगे कुछ भी नहीं है। ये गिनी चुनी चीनी मिलें हैं जिन्होंने भुगतान कर रही हैं। बाकी चीनी मिलों ने पिछले वर्ष तक का भुगतान अब किया है, या फिर अब नवंबर तक का भुगतान किया इस साल का। तो बताइए, इतने दिन महीने बाद हमें पेमेंट मिलेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वहीं आपको बताते चलें कि कॉस्मेटिक की फेरी लगाने वाले का अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। बरेली बाजार से फेरी लाकर घर वापस आते समय फरीदपुर के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, इससे घटनास्थल पर मौके पर मौत हो गई। लगने के बाद गाड़ी फरार हो गई। सोमवार की शाम को पुलिस ने सबको जिला अस्पताल पहुंचाया। मंगलवार की सुबह पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजा। चचेरे भाई सुलेमान ने बताया कि थाना फरीदपुर के मोहल्ला मिर्दान में निवासी नसरुद्दीन 40 वर्षीय पुत्री अजुद्दीन कॉस्मेटिक के फेरी लगाते हैं और बाजारों में दुकान लगाकर घर का गुजारा करते थे। वहीं पे उनके टक्कर मारकर हत्या कर दी। मेरा नाम सुलेमान है। अच्छा, जो खत्म हुआ क्या नाम है? वो मेरा चचेरा भाई है, उसका नाम नसरुद्दीन है। कहाँ से आ रहे थे, कैसे घटना हुई? कटरे से बाजार करके आ रहे थे, फरीदपुर बाईपास पे उनका एक्सीडेंट हो गया और अज्ञात उससे हुआ वाहन से, लेकिन हमें कोई इसकी सूचना नहीं मिली है। जब हम अस्पताल में आए तो हमें पता चला, उसका अस्पताल से फ़ोन किया तो हमें पता चला कि हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो उसका एक्सपायर हो गया। घटनास्थल पे खत्म होगा? घटनास्थल पे पता नहीं खत्म हुआ या ये अस्पताल हॉस्पिटल में आया खत्म हुआ। हमें अब जब यहाँ आए तो हमें ये पता लगा वो खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया चुके। क्या करते थे ये कॉस्मेटिक का काम करते थे। कहाँ के रहने वाले थे? फरीदपुर, किस जगह? मोहल्ला मिर्दान, गन्नत्तर के पास।
वहीं आपको बताते चलें कि थाना भोजीपुरा पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त के में शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ किए गिरफ्तार। बरेली पुलिस महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली द्वारा अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व पुलिस अधीक्षक अपराध के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नवाबगंज बरेली के कुशल पर्यवेक्षण में थाना भोजीपुरा पुलिस टीम द्वारा खतीउर रहमान उर्फ खतीब अब्दुल निजी वार्ड नंबर 11 के धारी टोला भोजीपुरा जिला बरेली को हाफिज थाना भोजीपुरा कब्रिस्तान के पास से में शस्त्र बनाने के उपकरण गिरफ्तार किया गया। थाना क्षेत्र भोजीपुरा के ग्राम धौरा टांडा में उसके नज़दीक एक मुड़िया हाफिज़ गांव है जिसमें खतीबुर रहमान नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और उसे एक असला फैक्ट्री बरामद हुई है। इसके पास से कुछ निर्मित और लगभग 1 दर्जन से अधिक अर्धनिर्मित शस्त्र बरामद हुए हैं। साथ ही साथ असला फैक्ट्री का जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट और एप्रेटिस लगते हैं वो सारे के सारे बरामद हुए हैं। उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने पूछताछ में अपने 2 अन्य साथियों के नाम बताए हैं जो मौके से भाग गए थे तथा ये कहाँ कहाँ इसकी सप्लाई करता था और किन किन लोगों के लिए बनाता था, इसके बारे में उसने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग गिरफ्तार हुए सर? अब तक एक व्यक्ति खतीबुर रहमान गिरफ्तार हुआ है, बाकी 2 लोग मौके से भाग गए। वहीं आपको बताते चलें कि जैन समाज की एक महत्वपूर्ण वर्चुअल मीटिंग हुई। इसमें देश विदेश के जैन धर्मावलंबियों ने हिस्सा लिया, जिसमें जैनियों के सर्वोच्च तीर्थ शिखर को लेकर विवादित बयान देने वाले पूर्व सांसद सलमान मुर्वे पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन के पुतला दहन की कड़ी प्रताड़ना की गई। मीटिंग में बरेली के सौरभ जैन ने कहा कि राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इससे निम्न स्तर तक उदाहरण नहीं हो सकता। मामला यह है कि जैन समाज को उद्वेलित करने का काम दोबारा से किया गया है पूर्व सांसद सलखान मुर्मू द्वारा। उन्होंने अपने झारखंड में जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत एक ओछी राजनीति करते हुए एक बयान दिया है कि वो हमारे पार्श्वनाथ पर्वतराज पर जो सम्मेद शिखर जी स्थित जो हमारे मंदिरों और टोंकों को तोड़ने की बात कर रहे हैं और वो भी किस तरह की कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है बाबरी विध्वंस जैसा। तो मेरा सवाल उनसे यह है कि पहली बात तो है कि सदियों करोड़ों साल से जैन समाज का जहाँ तीर्थ है तो उसको बाबरी मस्जिद से तुलना करना तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमने किसी जगह किसी के तीर्थ तो कब्जाया नहीं है। दूसरी बात, अगर आप इस प्रकार की कार्रवाई करोगे तो अभी अफगानिस्तान में जिस तरह की आपदा आई थी, वहाँ की प्रतिमाएं जब तोड़ी गई थी, पूरा अफगानिस्तान साफ हो गया। उस तरह की कार्रवाई अपने आप हमारे ईश्वर देखेंगे, अपने आप देश समाज जनता देखेगी। तो इस तरह की बातें उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। दूसरा, उन्होंने हमारे विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुतला दहन किया है संजय जी भाई साहब का, क्योंकि उन्होंने इस बात का विरोध किया था। ये भी गलत बात है। लोकतंत्र में अगर अपनी कोई बात कहनी तो उसके तरीके होने चाहिए। हम इसका कड़ी निंदा करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं। आज क्या बैठक हुई? आज हम लोगों ने वर्चुअल बैठक की जिसमें देश विदेश के लोग जुड़े और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। हम लोगों ने इस बात की चर्चा की और इसका हर जगह से विरोध किया जाएगा, हर जगह FIR की जाएगी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को, जिन्होंने इस मामले को संज्ञान में लेकर के धनबाद के SP साहब को उन्होंने जो है पत्र भेजा है कि उस पर विस्तृत रिपोर्ट आयोग को अगले 15 दिनों में दें। वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस पे परेड में प्रतिभाग कर बरेली मुख्यालय का नाम रोशन करने वाले बरेली मुख्यालय के NCC कैडेट को मंगलवार को ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राम प्रताप सिंह ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले कैडेट में 21वीं वाहिनी NCC बरेली के सीनियर अंडर ऑफिसर आशीष कुमार, अंडर ऑफिसर जessica शर्मा, अंडर ऑफिसर करिश्मा चौहान आदि लोग रहे। और उसके बाद बरेली ग्रुप से हम लोग बच्चे जितने भी थे वो सेलेक्ट हुए। उसके बाद जब हम लोग दिल्ली गए DG NCC, तो DG NCC में सबसे पहली चीज़ तो यही थी हम लोगों की कैडेट अंडर ऑफिसर जessica शर्मा, But what is the general standard of the children? Standard is awful. Yes. मतलब C का बच्चा चल नहीं पा रहा है. So what do you feel? Should he or she should be failed or passed? भी इवेंट्स थे, PM रैली, कर्तव्य पथ के लिए सिलेक्शन हो रहे थे और गार्ड ऑफ ऑनर के लिए। सीनियर अंडर ऑफिसर रति चौधरी 9 गर्ल्स बताइए।
बाद हमारे आईजीसी चले, फ्री आईजीसी, जिसमें हम अपने 24 के सीओ सर से मिले, जिन्होंने हमारे लिए मतलब मोटिवेशन की कमी नहीं रहने दी। सबसे पहले अपना परफॉर्मेंस देगा, जिसके लिए पक्षियों को बुलाया गया। तो सबसे पहले जब मैंने अपना उठाई जाके, हमारा पहला ही नंबर पड़ा। हमने शौक, सच में ये बहुत अच्छी जर्नी थी, जो कि एक बटालियन लेवल से लेकर और एक नेशन तक गई। ये सब शुरू होता है आईबीसी कैंप से। आईबीसी कैंप से ही पहले एक हार्ड वर्क, डेस्टिनेशन, क्योंकि जब हम आईबीसी कॉम्पिटिशन में पहुँचे तो हमने अपना ग्रुप देखा। हम जैसे कि मैं खुद को बताता हूँ तो मैंने अपने ग्रुप को देखा नहीं था पहले एक साथ कभी। 9 बटालियन जब एक साथ मैंने देखी, मैंने कहा यार काफ़ी कॉम्पिटिशन। कैडेट देवांश सर उनके लिए क्या कहना चाहिए जो एक सम्मान आपने लेकर आए हैं उनके लिए? मैं सीनियर अंडर ऑफिसर आशीष कुमार फ्रॉम 21 बटालियन बरेली। ये हम लोगों ने आरडीसी कैंप हाल ही में किया, जो कि 26 जनवरी को परेड होती है, जिसमें देश भर से युवा आके पार्टिसिपेट करते हैं और कर्तव्य पथ पर मार्च करते हैं, जिसका पहले नाम राजपथ था। इसमें कई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे कल्चरल, ड्रिल, इन सभी को मिला के एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जो कि एनसीसी के द्वारा छटे हुए देश भर से करीब एनसीसी की संख्या है 14 लाख, जिसमें करीब अप्रॉक्स 1700 के करीब कैडेट्स छटके गए, और जिन्होंने, जो कि एनसीसी कैडेट का एक सपना होता है कि वो आरडीसी कैंप करे। ये सपना सबसे बड़ा कैंप है एनसीसी में। आरडीसी एक सबसे हाई लेवल का कैंप है, और जो कि सभी लोग नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेहनत सभी करते हैं, पर सफलता सभी को नहीं मिल पाती। जैसे आपके साथी, और क्या कहना चाहेंगे जो वहाँ से आप जीत कर आए हैं? एक आपने गौरव साहब का आपने एक सम्मान दिया है और लोगों को एक उत्साह है। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मैं अंडर ऑफिसर यशिका शर्मा फ्रॉम 21 बटालियन बरेली। मैंने आरडीसी कैंप में प्रतिभाग किया था, जो 26 जनवरी परेड के लिए होता है, जिसमें हम एनसीसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बरेली ग्रुप से हम सभी 6 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और उनमें से मैंने कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी पर परेड की थी। क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों के लिए? सभी के लिए सबसे पहले तो मैं एनसीसी कैडेट्स के लिए ही ये कहना चाहूँगी कि किसी भी एनसीसी कैडेट के लिए आरडीसी कैंप करना एक सपने की तरह होता है। तो अगर आपको सपने को पूरा करना है तो आपको फर्स्ट ईयर से ही अपनी ड्रिल पर कमांड होनी चाहिए। अपने आपको उस काबिल बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए आपको, और मेहनत के साथ साथ अपनी मेहनत पर विश्वास भी रखना पड़ेगा, कि जिससे कि आप अगर अपनी मेहनत कर रहे हैं तो सामने वाला आपसे ये ना कह सके कि किसी के सोर्स से आपका जो हुआ है चयन हुआ है। तो आपको अपनी मेहनत पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास होना चाहिए, और मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जो प्रोग्राम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में दिल्ली में एनसीसी की तरफ से आरडीसी का कैंप का समापन हुआ है। उस कैंप में बरेली ग्रुप से बहुत से बच्चों ने हिस्सा लिया है, जो कि बहुत ही खुशी का और गौरवशाली बात है, और इसके लिए हम सभी खुश हैं। इसी के लिए जिन जिन बच्चों ने बरेली ग्रुप की तरफ से एनसीसी के आरडीसी कैंप में हिस्सा लिया है, उनकी प्रोत्साहना के लिए हमने आज ये इकट्ठे हुए हैं और उनके बारे में बातचीत की है। सर, ये तो तय है आप किंग मेकर हैं। आप जैसे आपने बताया था कि क्राइम को ख़त्म नहीं करा जा सकता है, कि ख़त्म ही नहीं हो सकता, जैसे लोगों ने, बच्चों ने भी अपना अनुभव दिया। सर, इसको कैसे ख़त्म हो सकता है सर? क्योंकि ये आर्मी एरिया भी है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी भी रहती है। बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया है। सोसाइटी अलग अलग तरह के लोगों के मेल से बनता है, अलग अलग तरह की सोच के मेल से बनता है, और मैं समझता हूँ कि अगर सोसाइटी में हर शख्स अपने कर्तव्य को, कर्तव्य निष्ठा, सच्चाई और ईमानदारी के साथ करे, तो मैं समझता हूँ सोसाइटी एक बहुत ही बेहतरीन जगह बन सकती है, जहाँ पे हम सभी मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ देश के लिए दे सकते हैं। सर, जैसे बच्चों में भी बड़ा घमासान रहता है और ऑफिसरों में बड़ा घमासान रहता है, लड़ाई करने एक होती है, जिस तरह से आगे बढ़ना है, तो आपको नहीं लगता कि घमासान में कहीं ना कहीं कोई सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? एक बहुत पुरानी कहावत है
कि जोश में होश होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि हर बच्चे में जोश होना चाहिए, जद्दोजहद करने की भी आदत होनी चाहिए, सिस्टम की बुराई को उजागर करने की भी आदत होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं समझता हूँ कि उसे अपने अंदर इतनी दक्षता लाने की ज़रूरत है, इतनी काबिलियत लाने की ज़रूरत है कि सिस्टम में फैले कुरीतियों को वो दूर कर सके। और हम सबका आज कर्तव्य है कि हम बच्चों को इस काम के लिए तैयार करें कि आगे चल के सिस्टम की कुरीतियों को दूर करें, सोसाइटी को और बेहतर बनाएं, देश को प्रोग्रेस करने के लिए और अच्छा मार्गदर्शन करें। और वो समय बहुत जल्द आने वाला है जब हिंदुस्तान पूरी दुनिया की नेतृत्व करेगा।